हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे ही होंगे। तो कल डेप्रिसिएशन चैप्टर के बाद आई होप अब आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, और आगे प्रैक्टिस करिए, नहीं किया है तो कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। तो आज हम आगे बढ़ाते हैं अपने सिलेबस को, और उसी सिलेबस में आपका अगला आज का टॉपिक रहने वाला है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है साहब? देखिए, होता क्या है कि अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो डे टू डे बहुत सारे लेन देन किसी भी बिजनेस एंटिटी में होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या बिजनेसमैन क्या करता है कि उनकी प्राइमरी एंट्री, बेसिक एंट्री उनके यहाँ रखता है, ठीक है। फिर उससे वो जर्नल तैयार करता है, यानी जिसे रोजगार से कहते हैं जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज तैयार करने के बाद फिर वो उससे जो सब्सिडियरी बुक्स होती है वो तैयार करता है, और फाइनल में फिर वो लेजर तैयार करता है। हर एक अकाउंट को ओपन करके देखता है और देखता है कि कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो सबका हिसाब किताब वो फिर एक सेपरेटली भी रखता है हर एक अकाउंट का, ठीक है। तो लेजर के बाद फिर कंपनी ये जानना चाहती है, या कोई भी बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसका जो बिजनेस है उस बिजनेस को रन करने से उसे क्या प्रॉफिट हुआ और क्या नुकसान हुआ, ठीक है, क्या लॉस है और क्या प्रॉफिट है। तो उसके लिए वो जनरली करते क्या है कि साल के एंड में जब सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं, सभी का एक अकाउंट मेंटेन कर लिया जाता है, लेजर तैयार हो जाता है, तो फिर कंपनी ये सोचती है कि क्यों ना अब हमें पूरी कंपनी या पूरे बिजनेस का ही प्रॉफिट या लॉस निकाला जाए, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि लास्ट में साल के में फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें वो प्रॉफिट एंड लॉस, जहां से उसे प्रॉफिट पता पड़ता है साल भर का, और बैलेंस शीट जहां से उसे इकोनॉमिक कंडीशन पता पड़ती है अपने बिजनेस की, वो प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो लेजर की सहायता से प्रिपेयर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक पेज फंसता रहता है कि जब आप साल भर के ट्रांजेक्शन्स को एक साथ लेंगे फाइनल अकाउंट में और उनसे अपना प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे, तो सीधी सी बात है कि जिस भी रॉ मटेरियल, जिसे कह सकते हैं कि रॉ इंफॉर्मेशन जो है लेजर, वो आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। क्योंकि अगर लेजर में कहीं कोई प्रॉब्लम है, या आपकी जो जर्नल एंट्रीज थी उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आपको एक्चुअल कंडीशन अपने बिजनेस की पता नहीं चल पाएगी। तो लेजर के बाद डायरेक्टली फाइनल अकाउंट बनाने से बेटर कंपनियां या जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने जितने भी लेजर तैयार किए हैं उन्हें जांच पड़ताल करने का काम करते हैं, उन्हें चेक करने का काम करते हैं, जिससे उसे ये पता चल जाए कि किसी की एंट्री को हमने छोड़ तो नहीं दिया, किसी अमाउंट को तो हमने गलत नहीं लिख दिया। इस तरह की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, नॉर्मली जो ह्यूमन नेचर है गलती करने का, उससे बचने के लिए वो क्या करता है कि उसे चेक करता है। तो अब चेक कैसे करेगा? चेक करने का एक तरीका तो है कि एक एक अकाउंट को दोबारा से देखो बहुत बारीकी से, तो उसमें तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक मेथड, एक बैलेंस, एक ट्रायल बैलेंस बनाकर देख लेता है, एक स्टेटमेंट बनाकर देख लेता है वो सारे अकाउंट्स का, और उस अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स के बेसिस पर ही वो ये डिसाइड कर लेता है या एक डिसीजन लेने के लायक हो जाता है कि उसके द्वारा जो लेजर तैयार किया गया था वो बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है। तो उसी बैलेंस को, उसी स्टेटमेंट को हम जानते हैं ट्रायल बैलेंस के नाम से। तो बेसिकली अब आपको बात समझ आ रही होगी कि ट्रायल बैलेंस हम क्यों तैयार करते हैं। ट्रायल बैलेंस इसलिए तैयार किया जाता है जिससे कि हमारी जो खतौनी, यानी कि जो हमने लेजर तैयार किया था उसमें कोई गलतियां तो नहीं रह गई हैं। लेजर की जो कमियां होती हैं उन्हें निकालने के लिए बेसिकली क्या किया जाता है, ट्रायल बैलेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस जब तैयार हो जाता है तब उसके बाद आगे हम फाइनल अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस से सबसे पहले ये पता होना बड़ा जरूरी है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जो पता चलता है कि हमने जो अभी तक पूरे साल भर एंट्रियां की हैं उसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, सबकी अमाउंट हमें जो करनी थी वही की है। यानी कि ऐसा नहीं किया कि एक अमाउंट जो डेबिट होना था वो 100 रुपए से करा और क्रेडिट 200 से कर दिया, तो ये गड़बड़ हो सकती है ना। तो इस तरह की गलतियों को पकड़ने के लिए ही हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्योंकि अगर इंडिविजुअली एक एक अकाउंट को चेक करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा समय लंबा लग सकता है,
तो इसलिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और उस पर बैलेंस में क्या करते हैं कि जितने भी अकाउंट्स हमारे बनाए हमने साल भर उन सभी के जो क्लोजिंग बैलेंस है उनका यूज करते हैं और उन्हीं क्लोजिंग बैलेंस के आधार पर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। और अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड मतलब डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ जाती है तो मान लिया जाता है ज्यादातर कि ये हमने जो खतौनी यानी जो लेजर तैयार किया था वो बिल्कुल ठीक है। और अगर वो इक्वल नहीं आता है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी अकाउंट में कोई ना कोई मिस्टेक आ रही है। फिर हम जिस भी अकाउंट में हमें शक है, जिसके अकाउंट की एंट्री में हमें गड़बड़ लग रही है, उस अकाउंट को इंडिविजुअली फिर डीपली चेक कर लिया जाता है और उस गलती को पकड़ लिया जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन मन में ये आ रहा होगा कि क्या सर ट्रायल बैलेंस से 100% गलतियां पता चल जाती हैं? नहीं, ये इसका सीधा साधा आंसर है कि नहीं, ट्रायल बैलेंस से 100% गलतियां पता नहीं चलती। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस से पकड़ने में नहीं आती। ठीक है, तो वो आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन और क्लैरिकल एरर्स, इस तरह की कुछ गलतियां होती हैं जो हमें ट्रायल बैलेंस में पकड़ने में नहीं आने वाली होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक, ऐसी कौन कौन सी गलतियां होती है जो ट्रायल बैलेंस से बनाकर भी पकड़ी नहीं जा सकती। इसे आप अपने स्टडी मटेरियल से जरा डीपली पढ़िएगा। ठीक है, बहुत इजीली वो आपको समझ में आ सकता है। तो अभी आज को मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हमें प्रिपेयर करना है तो करना कैसे। लेजर तक की बात हम पीछे क्लासरूम में कर चुके हैं। बेसिकली ये सबसे बेसिक होता है अकाउंट का, जनरल एंट्री और लेजर, ये पीछे बात कर चुके हैं। तो उससे अगले स्टेप पर आगे बढ़ते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है ये मैं बता चुका हूँ। ट्रायल बैलेंस फिर से दोहरा लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस में क्या करना है हमें कि जो लेजर के बैलेंस हमारे पास निकल कर आए हैं उनकी जांच पड़ताल करनी है कि क्या वो ठीक है या नहीं। ठीक है, वो जांच पड़ताल कैसे होगी? उन्हें ट्रायल बैलेंस में लिखा जाएगा और जो डेबिट है जिनका बैलेंस उन्हें डेबिट साइड में अमाउंट लिख देंगे, जिनका बैलेंस क्रेडिट है उनका अमाउंट क्रेडिट साइड में लिख देंगे। और लास्ट में आगे दोनों साइड अगर इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब आपकी लेजर बिल्कुल ठीक है, और अगर इक्वल नहीं आती तो इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ आप लोगों की में अकाउंटेंसी में कर रखी है पीछे। ठीक है, तो अब दोनों साइड इक्वल आने पर इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि आप डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग कर रहे हो। डबल एंट्री सिस्टम में यह है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, तो देखें कैसे तैयार करते हैं। तो यही आपके प्रैक्टिस मॉड्यूल के लिए जो आपका स्टडी मटेरियल है वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है फिर से। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है इसमें कुछ अकाउंट्स के नाम दे रखे हैं और उनका बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ट्रायल बैलेंस में समस्या क्या आती है तैयार करने में? ट्रायल बैलेंस तैयार करने में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा। जैसे हम इसमें डायरेक्टली अगर मान लीजिए हमने लेजर सहित बना रहे, सारा काम हमने खुद ने किया है कि हमें जनरल भी खुद बनाया, लेजर भी खुद से बनाया और फिर ट्रायल बैलेंस बनाया, तो इजी है क्योंकि लेजर से पता चल जाता है कि किसका बैलेंस डेबिट है और किसका बैलेंस क्रेडिट है, फिर तो आसानी से हम डाल सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली अगर आपको दे दिया जाए किसी अकाउंट के नाम लिखकर और उनके बैलेंस बता दिए जाए और ये ना कहा जाए कि इनमें से इसका बैलेंस डेबिट है और इसका बैलेंस क्रेडिट है, तो आप कैसे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे? ये एक समस्या हमेशा से बनी रहती है। तो उसके लिए चार बातें आप लोगों को ध्यान रखनी होंगी। जैसे आप लोगों के सामने ही चार ये मतलब पूरा फॉर्मेट ये लिखा हुआ है, क्वेश्चंस के कुछ एलिमेंट है, कुछ अकाउंट्स के नाम लिखे हुए हैं। इसमें कहीं भी ये नहीं बताया गया कि किसका बैलेंस डेबिट है और किसका बैलेंस क्रेडिट है। ये हमें खुद से ही जो है मानना पड़ेगा, खुद से ही अपने आप डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है। तो ये तो बड़ी समस्या आ जाएगी कि खुद से कैसे डिसाइड करें। अपनी मर्जी से हम कुछ भी डिसाइड कैसे कर सकते हैं? तो अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, अकाउंटिंग रूल्स हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं का सहायता लेंगे, उन्हीं की मदद लेंगे और तभी हम इसे करेंगे। तो इसमें बस चार बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ध्यान से समझना, लिख लेना इस बात को। पहली, असेट्स छांट लो इसमें से कि असेट्स की कैटेगरी में आने वाले कौन कौन से अकाउंट्स हैं, और जितने भी असेट्स होंगे उनको हमेशा डेबिट साइड में उनका अमाउंट लिखा रहेगा। तो पहली पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि ऑल असेट्स शुड बी डेबिटेड, यानी कि जितनी भी असेट्स होंगे क्या करना चाहिए, हमें डेबिट साइड में लिखना चाहिए। ठीक है, चलो असेट्स डेबिट में डाल दिए। दूसरी चीज कि जितनी भी लायबिलिटीज हैं बिजनेस की, जो यहाँ पर लिखा होगा अकाउंट की फॉर्म में, जितनी भी लायबिलिटीज हैं बिजनेस की, उन्हें हमें क्या करना होगा, क्रेडिट साइड में लिखना होगा। उनका बैलेंस कहाँ लिखा जाएगा? हमेशा क्रेडिट। तो दो बातें हुई, असेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट और लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्रेडिट। दो बातें तो ये ध्यान रखनी है। और दो बातें अगली कौन सी हैं? अगली दो बातें हैं कि जितने भी एक्सपेंसेस और जितने भी लॉस हैं, जितने भी एक्सपेंसेस के अकाउंट और जितने भी लॉस के अकाउंट हैं, उन्हें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड में जाएंगे वो सब। ठीक है, तो एक बात ये भी ध्यान रखें कि एक्सपेंसेस और लॉस वो क्या होंगे, डेबिट होंगे। ठीक,
तीसरा लास्ट चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी है, जितनी भी इनकम और जितने भी प्रॉफिट्स हैं उन सभी को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बस ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। 4 बातों को ध्यान रखने के बाद फिर हम आसानी से अपना कोई भी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए ये आपके सामने क्वेश्चंस की प्रॉब्लम है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, अपना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का। तो देखिए आप मेरे साथ देखते रहेंगे ध्यान से, मैं एक चीज लिखूंगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जो माल हमने पिछले साल परचेज किया होगा और वो पिछले साल नहीं बिका होगा और बिकने से रह गया होगा तो हमें इस साल उसे बेचना है, तो वो पिछले साल का जो बैलेंस बचा आ रहा है माल स्टॉक का, वही हमारा कहलाता है। तो इस पर हमने खर्चा किया होगा पिछले साल खरीदते में, तो ये किस कैटेगरी में आ गया, खर्चे की कैटेगरी में आ गया, एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ गया। तो ओपनिंग स्टॉक को डेबिट साइड में लिखा जाएगा 40,000 और क्रेडिट साइड में लगा देंगे हम टैक्स, ठीक है। अगला क्या है, परचेज। परचेज आपको पता ही है, परचेज किस चीज को कहते हैं हम, जो भी गुड्स बिजनेस के द्वारा परचेज किया जाता है वो सब क्या होता है, परचेज, यानी कि डेबिट साइड। क्योंकि परचेज करोगे तो खर्चा होगा, है ना, तो कहां आएगा ये भी, डेबिट साइड में 4,10,000, ठीक है। अगला है सेल्स। सेल्स मतलब जो माल आप खरीद कर लाए उसे आप बेच रहे हैं, तो बेचेंगे तो पैसा आएगा और आएगा तो ये हमारी इनकम बनाएगा, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, सेल्स। सेल्स कहां जाएगी, अब क्रेडिट वाली साइड में 4,29,000, ठीक है। अगला है परचेज रिटर्न। परचेज अगर डेबिट हुई थी तो परचेज रिटर्न को अपोजिट कर दे, ठीक है। तो अपोजिट मतलब अब क्रेडिट साइड में परचेज रिटर्न कितनी है, 1250, 1,250, ठीक है। अगला क्या है हमारा, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न सेल्स का अपोजिट कर दो। सेल्स रिटर्न किसका अपोजिट होगा, सेल्स का, क्योंकि सेल्स क्रेडिट थी तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा हमारा 2,500 रुपए डेबिट से। अच्छा, अगला क्या है, फ्रेट ऑन परचेज। फ्रेट मतलब भाड़ा, और फ्रेट चाहे परचेज पर हो चाहे सेल्स करते समय चुकाया हो, वो हमेशा एक्सपेंसेस ही होगा। हमेशा याद रखना, कंफ्यूज मत होना। चाहे माल परचेज करके लाए तब कोई भाड़ा दिया तब भी खर्चा होगा, माल बेच रहे हैं अगर तब कोई भाड़ा दे रहे हैं तब भी खर्चा हो रहा है, तो है तो हमारा एक्सपेंसेस ही, चाहे हमारा परचेज पे हो चाहे वो सेल्स पे हो, तो हमेशा ही उसे डेबिट में लिखा जाए। रेट ऑन परचेज 1,500 खर्चा है इसलिए। अच्छा, अगला फ्रेट ऑन सेल्स, तो ये इसके में भी वही मैंने बताया कि चाहे परचेज पे हो चाहे सेल्स पर हो, हमेशा डेबिट ही होगा। नेक्स्ट है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में बहुत कम पता होता है बच्चों को, तो मैं बता देता हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट होता है कि बैंक अपने बिजनेसमैन को, जो बिजनेसमैन करंट अकाउंट खोले रहता है बैंक में, उस अकाउंट के ऊपर लिमिट एक अमाउंट एक्स्ट्रा निकालने की परमिशन दे देती है या फैसिलिटी दे देती है, उसे क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट। ओवर मतलब ज्यादा, ड्राफ्ट मतलब निकालना। जब बैंक अपने कस्टमर को, यानी जो बिजनेसमैन है, उसे उस तय अमाउंट, यानी कि उसमें जो जमा हुआ अमाउंट है उससे भी ज्यादा पैसा निकालने की अनुमति या फैसिलिटी दे देती है, तो उसे देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। सपोज टू दैट आपके अकाउंट में 10,000 रुपए और बैंक आपसे कहता है कि आप 15,000 रुपए तक का पैसा इसमें से निकाल सकते हैं, तो वो जो 5,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा निकाले हुए हैं उसे आप फ्यूचर में बैंक को वापस लौटाएंगे, सीधी सी बात है। और जो फ्यूचर में वापस लौटाना है वो आपका क्या बन जाता है, लायबिलिटीज। तो बैंक ओवरड्राफ्ट किस कैटेगरी में आएगा, लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद कैश। तो कैश तो भैया हमारा सीधे सीधे किस कैटेगरी में आता है, असेट्स की कैटेगरी में आता है, तो असेट्स हमेशा डेबिट 4,000। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल, और ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि बिजनेस के लिए कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी, क्योंकि कैपिटल किसके द्वारा लगाई गई, बिजनेसमैन के द्वारा। बिजनेसमैन के लगाया गया पैसा है
जो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, ठीक है। और बिजनेस इस कैपिटल पर बिजनेसमैन को प्रॉफिट अर्न करके देता है, तो इसलिए बिजनेस के लिए क्या होगी, लायबिलिटी होगी 1,27,700। याद रखना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। नेक्स्ट है क्रेडिटर। क्रेडिटर्स मतलब जिनका भुगतान भविष्य में करना है। माल उधार खरीद के लाए होंगे सप्लायर से, तो उसने जो उधार हमें दिया है उसका फ्यूचर में पेमेंट करोगे नहीं करोगे, और जब फ्यूचर में कोई पेमेंट करना होता है तो वो सब क्या कहलाती है, लायबिलिटीज। तो इसलिए क्रेडिटर भी किस कैटेगरी में, लायबिलिटीज। फिर है डेब्ट। डेब्ट मतलब कर्जा, ऋण। ऋण फिर से कोई बात, ऋण मतलब किसी से आपने कर्जा ले लिया, उधार ले लिया, पैसा उधार लिया तो फ्यूचर में आप उसे लौटाएंगे, और कोई भी पेमेंट जब फ्यूचर में लौटाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, हमारी लायबिलिटीज। तो इसलिए डेब्ट भी क्या होगा हमारा, लायबिलिटीज 21,300। ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारी असेट्स की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से क्या अर्न करता है बिजनेस, प्रॉफिट अर्न करता है। तो प्रॉफिट अर्न करने वाली कोई भी चीज क्या होगी, असेट्स। 10 वेजेस, सॉरी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब वो आर्ट वाला ड्राइंग नहीं, ये ड्राइंग्स है, और ड्राइंग्स को अकाउंटिंग या कमर्शियल लैंग्वेज में कहा जाता है घरेलू या निजी खर्चे, पर्सनल एक्सपेंसेस। तो पर्सनल एक्सपेंसेस तो नाम से ही पता पड़ रहा है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, और खर्चा मतलब डेबिट। तो कितना आ गया, 10,000। इसके बाद अगला दिया हुआ है वेजेस। अब देखो वेजेस दिया हुआ है, और वेजेस हमें पता नहीं डेबिट या क्रेडिट। तो हमेशा याद रखना कि जब वेजेस, सैलरी, कमीशन, डिस्काउंट, इनके बारे में कुछ ना कहा जाए डेबिट या क्रेडिट, तो हम जनरली इसे खर्चा ही मानते हैं, ठीक है। क्योंकि बिजनेसमैन मजदूरी देगा, वो तो प्रॉफिट कमाएगा, वो वेजेस थोड़ी लेगा। तो इसलिए वेजेस क्या होगा, खर्चा होगा, और खर्चा हमेशा डेबिट 7,300। वेजेस के बाद सैलरी, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी चलेगा। जब कुछ नहीं कहता तो सैलरी को हम क्या मानते हैं, डेबिट, और ये खर्चा माना जाता है 11,000। अच्छा, एक नया आ जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग को हिंदी में कहते हैं अदत्त, और अदत्त का मतलब होता है देना बाकी। देना बाकी का मतलब जो भविष्य में दिया जाएगा, अभी नहीं दे पाए हैं हम, लेकिन इसका पेमेंट कब करेंगे, भविष्य में, ठीक है। तो जो भी पेमेंट भविष्य में करना होता है वो मैं बहुत देर से बता रहा हूं क्या होता है, लायबिलिटीज। तो हमेशा याद रखना इसके नाम क्या है, बेशक एक्सपेंसेस लिख रहा है, लेकिन ये पेड नहीं किया गया, दिया नहीं गया है, फ्यूचर में दिया जाएगा, और जब फ्यूचर में दिया जाएगा तो क्या बनेगा, ये फिलहाल हमारी लायबिलिटी बनेगा। इसलिए इसे क्रेडिट में डालना, कभी भी कंफ्यूज मत होना कि एक्सपेंसेस लिखा है तो डेबिट कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी एक ऐसा ही एग्जांपल है। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब ऐसा जो हमने एडवांस में खर्चा कर दिया, यानी कि हमने काम नहीं लिया, अभी खर्चा कर दिया एडवांस में, तो वो तरीके से हमारा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। वो मतलब जैसे मेरे बिजनेस में कोई मुझे एक दीवार खड़ी करवानी थी, और दीवार खड़ी कराने के लिए मैंने मजदूर बुलाए, मजदूरों को मैंने एडवांस में 1 महीने का पेमेंट दे दिया, ठीक है, और काम वो लोग अभी करे नहीं, तो वो जो पेमेंट है वो तब तक मेरी असेट्स माना जाएगा जब तक वो काम पूरा कंप्लीट ना कर दे, ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो गया। या तो वो पैसा वापस लौट कर आएगा मेरे पास अगर उन लोगों ने काम नहीं किया, और अगर पैसा वापस नहीं आएगा तो सीधी सी बात है वो लोग काम करके जाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से प्रॉफिट गेनिंग होगा मामला। तो इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या कहलाएंगे, असेट्स कहलाएंगे। ये हमेशा याद रखना, ये कंफ्यूज करेंगे आप लोगों को, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। पोस्टेज, पोस्टेज एक्सपेंसेस होते हैं डाक के खर्चे, तो नाम में ही खर्चा लग रहा है तो फिर तो ये डेबिट है 900 रुपये, क्योंकि इसमें कोई फ्यूचर वाला मामला नहीं है, तो हैंड टू हैंड पे करना है। अब यहाँ जगह भर गई है तो पेज मुझे बदलना पड़ेगा, तो यहाँ मैं बिजनेस को
फाइनलाइज करके अगले पेज पर पहुंचता हूँ। बैलेंस सी कैरी फॉरवर्ड कर और यहाँ तक का टोटल 40 प्लस 4,10,000 प्लस 2500 प्लस 1500 प्लस 2500 प्लस 14,000 प्लस 10,000 प्लस इस साइड आता है 5,04,50। अभी ये बैलेंस आपका 5,04,50। ये इक्वल अभी नहीं आएगा क्योंकि जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक इक्वल नहीं आ सकता। दूसरी साइड ले लो 4,29,000 प्लस 3,250 प्लस 30,000 प्लस 3,27,000 प्लस 37,500 प्लस 40,000 प्लस इधर का बैलेंस है 6,58,800। इसे मैं इधर उतार लेता हूँ, बैक फॉरवर्ड होकर आ जाएगा। डेबिट साइड में 5,04,50, क्रेडिट साइड में 6,58,800। ठीक है, तो अब देखिए हम कहाँ तक हो गए, पोस्टेज एक्सपेंसेस तक आ गया। इसके बाद डिस्काउंट, और उसमें क्रेडिट खुद लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये डिस्काउंट रिसीव हुआ होगा। तो आप लोग याद रखेंगे कि डिस्काउंट जब रिसीव्ड होता है तो कहाँ जाता है, क्रेडिट, क्योंकि फायदा मिलेगा। तो 375 रुपये क्रेडिट से। इसके बाद डिस्काउंट डेबिट, यानी कि ये पेड किया गया होगा डिस्काउंट। डिस्काउंट जब दिया जाता है बिजनेस की तरफ से तो वो उसका नुकसान हो जाता है। कितना, 1,000। नेक्स्ट है इसमें बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है? बैड डेब्ट्स हम उस अमाउंट को कह देते हैं जो हमारा डूब गया। सपोज करो हमने किसी को माल उधार बेचा था, है ना, और उसने हमें पैसा देने से मना कर दिया, सब कुछ कानूनी कार्रवाई के खिलाफ कर रहे, लेकिन उससे पैसा हमारा रिकवर ही नहीं हो पाया, तो ऐसे डूबे हुए अमाउंट को कहते हैं बैड डेब्ट्स। तो सीधी सी बात है, ये लॉस होगा और लॉस हमेशा डेबिट। तो बैड डेब्ट यानी कि 750। इसके बाद डेटर्स। डेटर्स का मतलब होता है देनदार, और देनदार मतलब जो भविष्य में हमें पैसा देगा। अब हमें नहीं देना, वो उल्टा हमें देगा। तो जब भविष्य में हमें पैसा देगा तो वो हमारी असेट्स बनेगी। क्या बनेगी? हमारी असेट्स बनेगी। एक तरीके से वो भी हमारा क्या हो गया, असेट्स की कैटेगरी में आने वाली चीज है। तो हमेशा रहना डेटर। क्रेडिटर भविष्य में पैसा लेने वाला था तो वो लायबिलिटी बन गई, है ना, क्योंकि हमें देना पड़ेगा उसे भुगतान, लेकिन ये हमें पैसा उल्टा देने वाला है। ठीक है, जैसे हमने माल बेचा, बेचने के बाद क्या हुआ कि हमें पेमेंट फ्यूचर में मिलेगा, तो जो पेमेंट मिलने वाला है वो असेट्स और जो डूब गया वो बैड डेट्स। ठीक है, तो ये भी डेबिट में ही जाएगा, असेट्स है क्योंकि 1,00,000 रुपए। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट। अब देखो इंटरेस्ट के आगे कुछ नहीं दे रहा, ना डेबिट का पता ना क्रेडिट का पता, तो हम ये मान लेते हैं कि ये इंटरेस्ट क्या होगा, पेड होगा, डेबिट। जब कुछ ना कहा जाए तो इंटरेस्ट को क्या माने, डेबिट, खर्चा ही माने। अगला दे दिया इंटरेस्ट रिसीव। अब तो क्लियर कह रहा है कि रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट, और रिसीव का मतलब फायदा, और फायदा है तो क्रेडिट। कितना, 300। आगे दिया हुआ है बैड डेट रिजर्व। हमेशा देखना कोई भी रिजर्व, कोई भी प्रोविजन, सब क्या होते हैं, लायबिलिटीज। तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। कोई भी रिजर्व हो चाहे प्रोविजन हो, सब लायबिलिटी होंगे, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट। 1,750।
और नेक्स्ट है फर्नीचर। अब फर्नीचर तो पता ही है हमारी असेट्स होती है भैया बिजनेस की, और असेट्स हमेशा डेबिट में जाएगी 7,500। और नेक्स्ट एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब होता है जो हमने कमा तो ली, जिसके लिए एफर्ट तो हमने कर दिया, लेकिन हमें मिली नहीं, फ्यूचर में मिलेगी। तो फिर से जैसे डेटर्स फ्यूचर में मिलने वाला पैसा था, ऐसे ही एक्रूड इनकम भी फ्यूचर में मिलने वाली है। तो असेट्स बनेगी, असेट्स हमारी 600 रुपए। और लास्ट मशीनरी। तो यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता किसी तरह का, क्योंकि मशीनरी तो हमारी असेट्स ही होती है। 47,000। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक है तो ये बैलेंस हमारा बिल्कुल इक्वल आ जाना चाहिए। देखते हैं करके टोटल इसका। तो इसमें ये जोड़ते चले जाओ, इक्वल आ जाए तो ठीक है, और ना कहीं गड़बड़ है। 5 लाख तो ये आता है 6,61,300। डेबिट साइड 6,61,300, तो क्रेडिट भी यही आना चाहिए। 6,52,000 बिल्कुल इक्वल दोनों से, यानी कि हमारी लेजर पोस्टिंग बिल्कुल ठीक है, और ट्रायल बैलेंस हमारा इस तरह से प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। ट्रायल बैलेंस बनाने का तरीका आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि जो आपका स्टडी मटेरियल है उसे उठाएंगे, उसमें ट्रायल बैलेंस के जो क्वेश्चन है उन्हें प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस का मामला तो बस ये है। एक थ्योरी वाला क्वेश्चन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था कि ऐसी कौन कौन सी जो मिस्टेक्स, ऐसी कौन कौन सी गलतियां होती है जो ट्रायल बैलेंस से भी पकड़ने में नहीं आती, उन्हें एक बार अपने स्टडी मटेरियल से आप लोग पढ़ के देखेंगे, और जो भी डाउट होंगे फिर से मुझसे पूछेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।